हेलो फ्रेंड्स, ह्यूमन राइट्स के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं इस टॉपिक पे। तो हम यहाँ ह्यूमन राइट्स को यूएन और यूडीएचआर से नहीं देख के आज हम पीछे चलते हैं पहले ज़माने में कि कब ह्यूमन राइट्स की नीड को लोगों ने फील किया था, कब से इसका इंसेप्शन स्टार्ट हुआ। ऑब्वियसली ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो दे आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल, एंड दे सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि दे आर बॉर्न विद रीज़न एंड कॉन्शियंस। दे आर रीज़न विद इंटेलेक्ट, उनको रीज़न तर्क करने की क्षमता के साथ वो क्योंकि बॉर्न हुए हैं, तो ऑब्वियसली हम यूडीएचआर से उसको ना ट्रेस करके जब से ह्यूमन बींग्स हुए हैं तब से उनको फीलिंग हुई है अपने बेसिक राइट्स के बारे में। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। आज इस टॉपिक पे हम यही देखेंगे कि अपार्ट फ्रॉम द यूएन एंड अपार्ट फ्रॉम द यूडी एडॉप्शन ऑफ यूडीएचआर, आईसीसीपीआर एंड आईसीएससीआर और कौन कौन सी चीज़ें हैं जहाँ हमको ह्यूमन राइट्स का ट्रेस मिलता है। और इसका कई बार क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में आता है कि आप एंशियंट टाइम में ह्यूमन राइट्स के बारे में आप क्या जानते हैं, या व्हाट इज़ बैकग्राउंड ऑफ ह्यूमन राइट्स बेसिकली आ जाता है। तो चलिए आज हम देखते हैं। होप ये नोट्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम राइटिंग में एज वेल एज इन योर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स ऑल्सो। ओके, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो ह्यूमन राइट्स के बारे में पहले जान लेते हैं कि ह्यूमन राइट्स को तो मोरल प्रिंसिपल्स के तरह आप देख सकते हैं। मोरल प्रिंसिपल्स इसलिए कि आपका एक मोरल ऑब्लिगेशन है, आपकी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू शो ह्यूमैनिटी। एटलीस्ट आपको ह्यूमैनिटी दिखाना चाहिए एक दूसरे के सामने। तो आज जो हम ह्यूमन राइट्स एक्सरसाइज करते हैं, या कभी भी आपने फील किया होगा कि नहीं दिस इज़ एन इन्फ्रिंजमेंट, या ये एक वायलेशन है, ये इस तरीके से नहीं होना चाहिए। तो कुछ जो नॉर्म्स हमको मिले हैं उस सारे फाइटिंग के बाद और बहुत सारी चीज़ों के बाद, तो जो नॉर्म्स हैं उसको डिस्क्राइब किया जाता है। वो डिस्क्राइब करता है कुछ स्टैंडर्ड ह्यूमन बिहेवियर के स्टैंडर्ड को, हम उसी को ह्यूमन राइट्स कहते हैं। तो एवरी ह्यूमन बीइंग जो है वो इंटाइटल्ड है। इंटाइटल्ड मीन्स उसको हक है फॉर बाई वर्च्यू ऑफ बीइंग अ ह्यूमन। और क्यों हक है? क्योंकि वो एक ह्यूमन है। इसलिए नहीं कि वो रिच है, पुअर है, पार्टिकुलर कम्युनिटी का है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, नेता है, किसी गोरा है, काला है, किसी पार्टिकुलर रेस का है, नहीं, इसलिए नहीं, सिर्फ इसीलिए उसको हक है हर ह्यूमन राइट्स का, क्योंकि वो एक ह्यूमन पर्सन है। स्टेट्स एंड इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स, और इसके लिए देखा जाए जो स्टेट्स हैं और इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स को देख लें, चाहे आप यूएन देख लें या बहुत सारी जो इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं जो ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करने के लिए लगी हुई हैं, दो उन लोगों का देखें तो दे आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग टू गिव इट अ ट्रू मीनिंग एंड अ वेरी फैसिनेटिंग फेस बाय ह्यूमन राइट्स इंस्ट्रूमेंट्स। तो उन लोगों का तो हम लोग जान ही रहे हैं कि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो बहुत ही एक्टिवली ह्यूमन राइट्स को प्रमोट किया गया है। तो चाहे हम स्टेट गवर्नमेंट को ले लें, पूरे कंट्री की जो गवर्नमेंट्स हैं उनको आप ले लीजिए, मींस डोमेस्टिक गवर्नमेंट ले लें, चाहे आप इंटरनेशनल गवर्नमेंट ले लें, तो वो लोग सब मिलके अपने अपने लेवल पे सब और मिलकर ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करने का बहुत सारा एफर्ट करते हैं। तो ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करने के लिए जैसे हम देखते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट कन्वेंशन है सीडॉ, कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन है, आप उसको ले सकते हैं। सीआरसी है, कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ द चाइल्ड है, कन्वेंशन रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट है। तो ये सब एक छोटे छोटे से एग्जांपल्स हैं जो ये शो करते हैं कि हाँ हर तबके के लोगों को सोसाइटी के देखा गया है कि हाँ सबका ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गई मॉडर्न वाली बात। और इसके लिए हम लोग ने बहुत सारे रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस भी बनाए हैं, जैसे ही ह्यूमन राइट्स लाइक regional bodies of human rights like EU, ASEAN, American Court of Human Rights, European Court of Human Rights, etc. And being the signatories and ratifier of various United Nations conventions and treaties, they are trying to implement it through their regional bodies. तो क्योंकि आप वो ह्यूमन राइट्स की ट्रीटी है, कोई भी पार्टिकुलर कन्वेंशन है, उसको जब वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, रेटिफाई कर लेते हैं, तो वो उनके ऊपर ऑब्लिगेशन होता है कि वो उस पर काम करें, तो वो अपनी रीजनल बॉडीज़ के थ्रू इसमें काम करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हाँ हमने इनिशिएटिव भी देखा यूडीएचआर के अडॉप्शन का। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो होलोकास्ट हुआ, जो जर्मनी में जेनोसाइड था, वो तो बहुत ही ज़्यादा ब्रेथ टेकिंग था। वहाँ पे जो लोगों की श्रीक्स हैं, जो लोगों की अनसर्टेनिटी है, वो आज भी हमें फील होती है। तो ये जो सीड था
give us the good precedence of human beings of being equal and free and rational and born with reason and conscience. It is their reason and conscience only which compelled them to rebel against tyranny of every time. तो आप यही है ये, अगर आपसे कोई ये भी कहे कि प्रूव दैट ह्यूमन बीइंग्स आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल एंड दे आर बॉर्न विद रीजन एंड कॉन्शियस, तो आप दिखा सकते हैं कि बहुत, चाहे वो प्रिमिटिव टाइम हो चाहे ये प्रेजेंट टाइम हो, जब भी टायरनी हुई है उसके खिलाफ हमेशा आवाज़ उठी है। तो वो आवाज़ टायरनी के खिलाफ नहीं उठी हो, बल्कि बीइंग हम सोचने के, तर्क करने की क्षमता रखते हैं, हम एनिमल्स नहीं हैं। अगर हमारे साथ कुछ वायलेशन होगा तो हम बोलेंगे उस पर। तो वो हर टाइम की बात रही है कि लोगों ने उस पर आवाज़ उठाई है। तो दीज वेरी कैरेक्टर, जो ये सारे कैरेक्टर्स है ह्यूमंस के, कैन बी सीन इन द फॉर्म ऑफ देयर रेबेलियन अगेंस्ट टायरनी एंड डिमांड ऑफ देयर इनएलिएनेबल राइट्स विच वर देयर ब्रेथ ऑफ बीइंग ह्यूमन। तो चलिए ये हो गया। तो चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि हाँ, हम ने तो ये बात कर ली कि हाँ किस तरीके से मैन या ह्यूमन राइट्स को हम देख सकते हैं ब्रॉडली। तो अब साइरस सिलेंडर, हम सबसे पहले देखते हैं कि अगर हम पुराने ज़माने में जाएं तो सबसे पहले ह्यूमन राइट्स की बात कहाँ उठाई गई थी, जो बहुत ज़्यादा नोटिसेबल रही है। तो हम सबसे पहले जाएंगे साइरस सिलेंडर पे। तो हम लोगों के यहाँ मोस्टली क्या होता है कि एंशियंट टाइम की हम बात करें तो हम मैग्ना कार्टा से ट्रेस करते हैं, लेकिन नहीं, मैग्ना कार्टा से पहले भी था। वो 539 बीसी की बात है साइरस सिलेंडर की। तो चलिए इसको पढ़ते हैं और इसको एक्सप्लेन करते हैं। दीज आर 539 बीसीज राइट्स रिटन ऑन अ बेक्ड क्ले इन अकाडियन लैंग्वेज इन अ सिलेंड्रिकल फॉर्म। After the victory of Babylon, first king of Persia freed slaves, gave civilians the right to choose their religion and establish रेशियल इक्वालिटी। तो ये जैसा कि पढ़ने में ही आपको समझ में आ रहा है कि जब बेबीलोन का जो फर्स्ट किंग था, उसने जब पर्सिया को जीता था, तो पर्सिया को विन करने के बाद उसने ये नहीं किया कि वहाँ के स्लेव्स को अपने पास बना कर रख ले, उन सबको गुलाम बना ले, जेल में डाल दे, और बल्कि जो वहाँ के स्लेव्स थे उनको आज़ाद किया, जो सिविलियंस थे उनको उनके खुद के धर्म को एक्सरसाइज करने का, क्योंकि पहले के टाइम पे ये होता था ना कि इतना भी हक नहीं था किसी को, जो पार्टिकुलर जात में, जो पार्टिकुलर कम्युनिटी में, या जो पार्टिकुलर स्टेटस में पैदा होता था, उसको बताया जाता था कि आप कौन से धर्म को फॉलो करेंगे। तो ये जो बेबीलोनियन का फर्स्ट किंग था, उसने आफ्टर गेटिंग विक्ट्री ये भी हक दिया सबको कि आप अपने रिलीजन को अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। और उसने वाइट एंड ब्लैक ऑन रेड ये सब का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। तो उसने एक रेशियल इक्वालिटी इस्टेब्लिश करी। तो हम यहाँ तीन चीज़ें देखते हैं कि स्लेव्स को आज़ाद करना, यानी कि उसने फ्रीडम दी, उसने सिविलियंस को फ्रीडम दी, राइट टू रिलीजन की फ्रीडम दी, तीसरा उसने रेशियल इक्वालिटी, नो डिस्क्रिमिनेशन वाला राइट भी हम यहाँ पर देखते हैं। अब चलिए मैग्ना कार्टा पे आते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो है 1215 का। मैग्ना कार्टा का दूसरा नाम है ग्रेट चार्टर। इट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन द स्ट्रगल टू एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी। तो ये मैग्ना कार्टा के आने के बाद ही इसको कहा जा सकता है कि डेमोक्रेसी को हर जगह इस्टेब्लिश करने के लिए एक तरह का इंस्पिरेशन का काम जो किया था वो मैग्ना कार्टा ने किया था। इसको साइन किसने किया था? ये साइन किया गया था, इट वॉज साइन बाय द सब्जेक्ट्स ऑफ इंग्लैंड। इसको जनता ने साइन किया था, इंग्लैंड की जनता ने, अगेंस्ट द किंग जॉन के खिलाफ साइन किया था, हु हैड वायलेटेड वेरियस एंशिएंट प्रिंसिपल्स एंड नॉर्म्स। क्योंकि बहुत सारे पुराने प्रिंसिपल्स और नॉर्म्स चले आ रहे थे जो लोगों के हक में थे, तो उसने उन सबको वायलेट किया और अपने हिसाब से चीज़ों को करने लगा। तो लोगों ने टायरनी के खिलाफ आवाज़ उठाई, और फिर उन्होंने एक मैग्ना कार्टा बनाया 1215 में, और उसको अपने किंग को मजबूर किया कि आप इसको साइन करिए और चीज़ों को उनके अकॉर्डिंग करिए। लेटर इट केम टू बी नोन एज ह्यूमन राइट्स। बाद में इसको ह्यूमन राइट्स के नाम से जाना जाता है। तो चलिए देख लेते हैं कि ये जो प्रोविजंस है मैग्ना कार्टा के वो कौन कौन से हैं। तो प्रोविजंस ऑफ मैग्ना कार्टा वर एज राइट ऑफ चर्च फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। सबसे पहला उनको हक दिया गया कि जो चर्च का राइट है वो, उसमें गवर्नमेंट कोई इंटरफेयर नहीं करेगी, चर्च अपना काम करेगी, गवर्नमेंट अपना काम करेगी। राइट टू प्रॉपर्टी, लोगों को राइट टू प्रॉपर्टी दी गई, लोगों को हक था आप अपनी प्रॉपर्टी बना कर रखिए, कोई किसी की प्रॉपर्टी को हड़प नहीं सकता, कोई ये नहीं देख कह सकता कि तुम गरीब हो, यू कांट ओन प्रॉपर्टी, यू आर पुअर, यू कांट ओन प्रॉपर्टी। तो ऐसा कुछ नहीं था, एवरीबडी वॉज हैविंग राइट टू प्रॉपर्टी। राइट ऑफ विडोज टू ओन प्रॉपर्टी, इवन विडोज को भी हक दिया गया। उस टाइम पे विडोज को हक नहीं होता था, उनके साथ बुरा व्यवहार होता था, तो उनको भी हक दिया गया सेपरेटली कि हाँ आप अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर सकती हैं, उसको मेंटेन कर सकती हैं,
उसके साथ सर्वाइवल का काम कर सकती हैं। ड्यू प्रोसेस ऑफ इक्वालिटी बिफोर द लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ इक्वालिटी, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एज वेल एज द ड्यू प्रोसेस, उसका ड्यू प्रोसेस भी भी इस्टेब्लिश किया गया। ड्यू प्रोसेस क्या है? ड्यू प्रोसेस को हम कहते हैं कि प्रोसीजर जो होता है जिसके तहत आपको अरेस्ट कर लिया जाता है, अरेस्ट करने के बाद कहा गया नहीं ये क्राइम है और आपको अरेस्ट किया गया है, तो ये कौन डिसाइड करेगा कि ये एक्चुअली क्राइम है? तो उसकी रेशनैलिटी, उसके रीज़न, उसके तर्क और उसका सच्चाई को ही हम क्या कहेंगे? ड्यू प्रोसेस। उस ड्यू प्रोसेस को भी इस्टेब्लिश किया गया कि आप आर्बिट्रेरली किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते। एंटी करप्शन प्रोविजंस, बहुत ज़्यादा करप्शन था तो बहुत सारे चीज़ों में एंटी करप्शन प्रोविजंस भी मैग्ना कार्टा में दिए गए। तो चलिए ये था मैग्ना कार्टा। उसके बाद हम देखते हैं पेटिशन ऑफ राइट्स जो आया 1628 में। ये आपके नोट्स के काम आ सकता है, आप इसको चाहें तो आप नोट्स बना सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट आई कैन मेल यू ऑल दीज नोट्स। इट वाज इनिशिएटेड बाय सर एडवर्ड कोक। तो इसको इनिशिएट सबसे पहले किसने किया था? इसको एडवर्ड कोक ने इनिशिएट किया था बिकॉज ऑफ अनपॉपुलर फॉरेन पॉलिसी ऑफ चार्ल्स फर्स्ट। तो चार्ल्स फर्स्ट जो थे, चार्ल्स फर्स्ट वाज द किंग, ओके। तो उन्होंने क्या किया था, उनकी फॉरेन पॉलिसी, डोमेस्टिक पॉलिसी की बात नहीं हो रही है, फॉरेन पॉलिसी उनकी बहुत ही ज़्यादा अनपॉपुलर थी और इरेशनल थी। तो इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय द इंग्लिश पार्लियामेंट। तो जो इंग्लिश पार्लियामेंट थी, यानी कि जैसे हमारे यहाँ संसद होती है, उस टाइम पे जो वहाँ की इंग्लिश पार्लियामेंट थी, उसने चार्ल्स फर्स्ट के सामने एज अ स्टेटमेंट ऑफ सिविल लिबर्टीज़ कुछ प्रोविजंस रखे। एक स्टेटमेंट दिया उन्होंने, अपने बात रखी और इसको स्टेटमेंट ऑफ सिविल लिबर्टीज़ के नाम से, और ये चार्ल्स फर्स्ट के सामने रखा गया। तो देखिए इसमें कौन कौन से प्रोविजंस थे। नो टैक्स विल बी लिवाइड विदाउट द कंसेंट ऑफ द पार्लियामेंट। उन्होंने कहा पार्लियामेंट जो लोगों ने बना के यहाँ भेजी है, उनके कंसेंट के, उनकी राय के और उनकी सहमति के बगैर आप कोई टैक्स किसी पर भी नहीं लगा सकते। नो आर्बिट्रेरी अरेस्ट, रीअफर्मेशन ऑन द राइट ऑफ हेबियस कॉर्पस, दोबारा से रीअफर्म किया गया, उस पर सहमति दी गई और किसी को भी विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और आर्बिट्रेरली आप अरेस्ट नहीं कर सकते। मार्शल लॉ विल नॉट बी यूज्ड इन पीस टाइम, पीस टाइम पे आप ज़बरदस्ती मार्शल लॉ थोप नहीं सकते। 17th सेंचुरी, द राइटिंग्स ऑफ 17th सेंचुरी वॉज द की नोट इनलाइटमेंट, राइटिंग ऑफ द जॉन लॉक। अगर हम फिर देखें नेक्स्ट, ये मैंने यहाँ बोल्ड नहीं किया है, ये थोड़ा सा बोल्ड रहते रहते रह गया है, तो उसके लिए आप यहाँ देखिए ये, तो इट इज़ नंबर 4 एंड दिस वन इज़ नंबर 5, इट इज़ नंबर 4। तो अगर हम राइटिंग्स ऑफ देखें तो ये सब प्रोविजंस थे किसके? पिटीशन ऑफ राइट्स के। अब नंबर 4 पे हम जाते हैं, यहाँ पे बोल्ड नहीं है, मैं यहाँ अंडरलाइन कर दे रही हूँ। 17th सेंचुरी, तो जो राइटिंग थी 17th सेंचुरी की वो तो माइंड ब्लोइंग थी। उसने लोगों को कम से कम इनकरेजमेंट दिया, उनको लोगों ने उस चीज़ को जब जाना, समझा और देखा कि यस, इन चीज़ों का सिर्फ मन में नहीं रख सकते, इसको बुक्स में लाके अगर कोई कह रहा है तो हाँ, हमारे अंदर भी ये बात है, हमको भी अपनी आवाज़ें उठानी चाहिए। तो जॉन लॉक की जो राइटिंग्स थी वो डिस्कस जो कर रही थी लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी को, आर्ग्यूड दैट इट कुड नॉट बी सरेंडर टू द स्टेट। उसने भी बताया कि जो आपकी लाइफ है, जो आपका लिबर्टी है, आपकी जो फ्रीडम है और जो आपकी प्रॉपर्टी है, वो किसी भी हाल में सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आप इस स्टेट को सरेंडर नहीं कर सकते। यू आर फ्री टू ओन योर प्रॉपर्टी, you are free to live your life, you are free, you have certain civil liberties to exercise your liberties। बिल ऑफ राइट्स, ये मैंने डिस्कस कर लिया है, नंबर 4 डिस्कस कर लिया है ये, और ये है नंबर 5। हाँ, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा मिस्टेकन है इधर, सो वी हैव टू राइट इट हियर। नंबर 5, इट इज़ नंबर 5। तो बिल ऑफ राइट्स को अगर देखें तो ये आता है 1688 में, लेट्स डाउन द लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ द मोनार्क। इट वॉज द लैंडमार्क एक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंग्लैंड विच गेव सर्टेन बेसिक सिविल राइट्स। 5,
तो बिल ऑफ राइट्स को अगर देखें तो बिल ऑफ राइट जो है वो लिमिट कर देता है। फिर धीरे धीरे देखिए किस तरह से हम लोगों ने 539 बीसी से स्टार्ट किया है और अभी 1688 पे आए हैं। तो किस तरह से धीरे धीरे लोगों ने एक दूसरे से इंस्पिरेशन लेते हुए, कभी राइटिंग्स को, बुक्स को पढ़ते हुए, कभी दूसरे जगह के रिवोल्यूशन को लेते हुए किस तरह से चेंज किया दुनिया में, पहले किस तरीके से लोग रहते थे। तो लेस डाउन द लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ द मोनार्क, इट वॉज लैंडमार्क एक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंग्लैंड विच गेव सर्टेन बेसिक सिविल राइट्स। तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें बिल ऑफ राइट्स में ये कहा गया, एक पार्टिकुलरली सारे राइट्स सबको पता ही थे। इसमें मोनार्क की पावर को, जो किंग था, किंग के पावर को किया गया, कि आपको लिमिट किया गया। वो निरंकुश राजा था, निरंकुश राजा पे अंकुश लगाया गया बिल ऑफ राइट्स के थ्रू। तो देखा जाए यहाँ पर तो लैंडमार्क एक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में, विच गेव सर्टेन बेसिक सिविल राइट्स। और जैसे ही अंकुश लगाया गया राजा के एक्सरसाइज करने के पावर पे, तो बहुत सारे सिविल राइट्स लोगों को मिल गए। तो दीज इनिशिएटिव्स एंड द राइज ऑफ ह्यूमन पेव्ड द वे फॉर वेरियस फ्यूचर रिवोल्यूशंस एंड मूवमेंट्स एंड इंडिपेंडेंस। फ्रेंच रिवोल्यूशन को आप ले सकते हैं, अमेरिकन रिवोल्यूशन को ले सकते हैं, और गेव द एलिमिनेटिंग रोड। और फिर हमको एक बिल्कुल रोड लाइट से तैयार एक रोड मिल गई कि हाँ, अब हम आगे ह्यूमन राइट्स के डिबेट को आगे बढ़ा सकते हैं और उसको डे बाय डे ग्रूम कर सकते हैं, और हम और अच्छे तरीके से ह्यूमन राइट्स को इगैलिटेरियन राइट्स के रूप में, इक्वल राइट्स, इगैलिटेरियन मीन्स इक्वल राइट्स के फॉर्म में हम उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा आज का लेक्चर बिल ऑफ राइट्स पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 पॉइंट्स हैं, यहाँ 4 लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा मिस्टेकन है। आप 17वीं सेंचुरी की राइटिंग को 4 पॉइंट बनाइए, बिल ऑफ राइट्स को 5 पॉइंट बनाइए, और फिर ये आपका बैकग्राउंड ऑफ ह्यूमन राइट्स कंप्लीट हुआ। तो होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद अगर आया तो आप प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आई कैन सेंड इट, आई विल मेल यू। ओके, थैंक यू।